अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 4 में आज हमारा लास्ट टॉपिक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। आज का ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट आंसर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल गैर रिवायती एनर्जी के सोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, ये टॉपिक हम टेक्स्ट बुक से रीडिंग करेंगे वन बाय वन, एक एक लाइन, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, उनके मीनिंग मैं आपको बोर्ड पर मैंने मेंशन किए, हिंट साथ साथ आपको वजाहत करेंगे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हमारी टेक्स्ट बुक में टोटल 6 सोर्सेज, कुछ सोर्सेज आज एक्सप्लेन और कुछ नेक्स्ट टॉपिक में। नंबर 1 सबसे पहले एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज टेक्स्ट बुक में जो हैं उनमें नंबर 1 पहले नंबर पर हम सीखेंगे एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। नंबर 2 एनर्जी फ्रॉम वेव्स। नंबर 3 सोलर एनर्जी। नंबर 4 एनर्जी फ्रॉम बायोमास। नंबर 5 एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट। नंबर 6 जियोथर्मल एनर्जी। तो हमारी टेक्स्ट बुक में जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं वो जिनकी हम आगे इसी लेक्चर में वजाहत करेंगे, तो मैंने आपको बेटा 6 टाइप्स बताई जिनको हम वन बाय वन डिटेल से सुनेंगे, समझेंगे, रीडिंग करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मीनिंग तलाश करेंगे। कौन कौन से एनर्जी सोर्सेस मैंने बताए दोबारा नोट कर लें। नंबर 1 एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। नंबर 2 एनर्जी फ्रॉम वेव्स। नंबर 3 सोलर एनर्जी, जिसमें हम डिटेल से आगे फर्दर सोलर कांस्टेंट पर बात करेंगे। नंबर 4 एनर्जी फ्रॉम बायोमास। नंबर 5 एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट। नंबर 6 जियोथर्मल एनर्जी। तो ये बेटा 6 क्या हैं आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। ओके जी, तो आप तमाम बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें। इस टॉपिक को समझने के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें। पेज नंबर मेंशन है 92, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, पेज नंबर 92। तो इस पेज नंबर 92 पर आपने ख्याल रखना है, वन बाय वन बुक से रीडिंग करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ टेक्स्ट बुक मौजूद हैं। तो जब आप ये टॉपिक सुने समझें तो आपके पास भी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 92 मौजूद हो। तो बेटा पेज 92 पर आएँ जी। सबसे पहले हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में बात करेंगे एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, कि हम किस तरह एनर्जी पैदा कर सकते हैं टाइड्स की बदौलत। जब स्टूडेंट ये हेडिंग सुनता है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स की, तो पहला वर्ड ही क्लियर नहीं है कि ये टाइड्स क्या हैं। तो हमें सबसे पहले इस वर्ड टाइड को क्लियर करना है कि टाइड्स क्या हैं, और फिर फर्दर हम किस तरह इन टाइड्स को यूज़ करेंगे और किस तरह हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस पैदा कर सकते हैं। तो आज बेटा पहला वर्ड जिसे हमने क्लियर करना है वो है टाइड्स। अब यहाँ बोर्ड पर फोकस करेंगे जनाब। मैंने आपको हिंट दिया टाइड्स क्या हैं। टाइड्स तो बेटा सेंटेंस पर गौर करें। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल। द पीरियोडिक
rise and fall of sea level. The periodic rise and fall of sea level under the gravitational pull of moon. Under the gravitational pull of moon. ये मैंने एक सेंटेंस फिक्रा आसान अल्फाज में आपके सामने बोर्ड पर मेंशन किया ताकि आप समझ पाएँ कि टाइड्स क्या हैं। बुक ने ये वर्ड लिखा है ना टाइड्स, तो हमने इस वर्ड की वजाहत करनी है। टाइड्स क्या बेटा? द पीरियोडिक राइज एंड फॉल। पीरियोडिक लगातार वेरिएशन आए, पीरियोडिक वेरिएशन लगातार कॉन्टिन्यूसली, राइज एंड फॉल लगातार, राइज ऊपर फॉल नीचे, ऑफ सी लेवल यानी जो समंदर का पानी है लगातार ये वाटर, सी वाटर, लगातार ये वाटर ऊंचा हो, लगातार ये वाटर पानी नीचे आए। लेकिन यहाँ शर्त याद रखिएगा, समंदर के अंदर सी वाटर में जो टाइड्स हैं, टाइड्स के पैदा होने का बेसिक रीज़न कौन है? अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। हमेशा याद रखेंगे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। समंदर के अंदर ये जो टाइड्स, बड़ी लहरें पैदा होती हैं, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट थीम क्या है? चांद की मून की ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा जिस तरह हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी तरह मून की भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बेटा ये तमाम आपको पहली बात तो टाइड्स का वर्ड क्लियर हुआ होगा कि टाइड्स क्या हैं? पीरियोडिक राइज एंड फॉल। अब ऐसा नहीं है कि समंदर में टाइड सिर्फ एक ही मरतबा, नहीं, लगातार कॉन्टिन्यूस, जब से कायनात बनी समंदर में जो आपके सामने है इसमें लगातार वेरिएशन, राइज एंड फॉल, सी लेवल, कभी समंदर का पानी ज़्यादा ऊंचा, कभी नीचे, लगातार सी लेवल में क्या आए? वेरिएशन आए। लेकिन अगेन फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि टाइड्स की बेसिक रीज़न, पैदा होने की वजह कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। तो बेटा टेक्स्ट बुक पर आते हैं, पेज 92 पर एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। तो बुक में रीडिंग कर रहा हूँ, आप अपनी बुक में फोकस करें, अपनी बुक में ज़रा नज़र डालें जी। पहला सेंटेंस है, वन वेरी नोवल एग्जाम्पल ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम टाइड्स। वन वेरी नोवल एग्जाम्पल, एक बहुत ही सादा सी मिसाल, ऑब्टेनिंग एनर्जी, ताकि आप एनर्जी को हासिल करें फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की बदौलत इस एनर्जी ऑब्टेन, और ये वो एनर्जी है फ्रॉम टाइड्स जो आप टाइड से हासिल करेंगे। तो याद रखें ये जो पहला फ़िक्रा है इसमें क्या कहते हैं जी कि आपने टाइड्स क्या हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करने का, ऑब्टेन हासिल करने का एक तरीका है, और इसमें टाइड्स में आपको एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन एनर्जी की बेसिक फिर वही है कि ये एनर्जी कैसे आएगी? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स, मून चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स हमें टाइड्स पैदा, एनर्जी ऑब्टेन हासिल करने में मदद। नेक्स्ट सेंटेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। जी बेटा टेक्स्ट बुक में आ गए आप, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स गिव राइज टाइड्स इन अ सी। समंदर के अंदर जो टाइड्स, बड़ी लहरें हैं, ये बड़ी लहरें पैदा होने की असल वजह कौन है जी? मून। ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव नुक्ता याद दहानी के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि टाइड्स कब पैदा होंगी? जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स समंदर में पैदा करती हैं टाइड्स। द टाइड्स रेज द वाटर इन अ सी रफली ट्वाइस अ डे। रफली ट्वाइस अ डे, एक दिन में दो मरतबा, एक दिन में दो मरतबा जी समंदर में मौजूद जो पानी है ऊपर उठता है, टाइड्स पैदा होती हैं। देखें, हम एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन आप तमाम जानते हैं कि चांद, मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। एक अर्थ है और एक मून। अब मून जब रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो मून क्या करता है? अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर डालता है।
तो आप ये भी जानते हैं कि अर्थ के अंदर पोल्स भी हैं, इक्वेटर्स भी हैं, और इनका पोल्स का, अर्थ के सेंटर से पोल का और अर्थ के सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस डिफरेंट है। ठीक है जी, इसलिए जब ये मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, जब मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो कभी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स कम, इसमें वेरिएशन आती हैं। तो वो कहते हैं जी एक दिन में 2 मरतबा चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा एक्ट करती हैं कि वो पानी को अपनी जानिब खींचती हैं। और यहाँ ये भी वाज़ेह कर लूँ कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ समंदर में मौजूद पानी को ऊपर नहीं उठाती, बल्कि याद रखें इसी चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की सरफेस भी, ये बात हमारी बुक में वाज़ेह 92 पेज पर साइड पर आप नीचे देखें तो आपको बेटा डू यू नो लिखा हुआ नज़र आएगा। उसमें बाकायदा लिखता है द पुल ऑफ मून डज नॉट ओनली पुल सी अप एंड डाउन, कि ये जो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ पानी को ऊपर नीचे नहीं करती। द टाइडल इफेक्ट कैन आल्सो डिस्टॉर्ट कॉन्टिनेंट्स पुलिंग लैंड अप डाउन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर तक हमारी अर्थ भी अप एंड डाउन होती है जी। लेकिन हमारे टॉपिक में हम बात कर रहे हैं टाइड्स की, समंदर में मौजूद पानी के लेवल की। तो कहते हैं जी एक दिन में 2 मरतबा जी। फिर इफ़ द वाटर एट अ हाई टाइड, अब ये जो समंदर के अंदर जो बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो रही हैं चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, समंदर में पानी ऊपर की जानिब जो उठता है जिससे समंदर में पैदा होती हैं बड़ी लहरें इन अ बेसन बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम। अगर हम क्या करें, समंदर के करीब एक डैम बना दें और ये बड़ी लहरें आकर उस डैम के अंदर पानी वाटर स्टोर हो जाए, तो हम फर्दर इस स्टोर्ड वाटर, पानी को जो स्टोर किया है, हम इससे फर्दर इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्टेन हासिल कर सकते हैं, प्रोड्यूस जनरेट कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देन इट इज़ पॉसिबल to use as a source of energy. The dam is filled at a high tide, यानी अगर हम समंदर के करीब डैम बना दें तो ये टाइड्स, बड़ी लहरें क्या करती हैं, डैम के पानी को फिल कर देंगी, डैम को फिल कर देंगी। द डैम इज़ फिल्ड एट अ हाई टाइड्स, बड़ी लहरें डैम्स को फिल करेंगी एंड वाटर इज़ रिलीज्ड इन अ कंट्रोल्ड वे एट अ लो टाइड टू ड्राइव टर्बाइंस, यानी बड़ी लहरें जो डैम है उस डैम में मौजूद पानी से भर देंगी और फिर आपने क्या करना है, एक टनल करना है, एक सुराख करना है और इस टनल से आप क्या करेंगे, वाटर पानी को रिलीज़ करेंगे कंट्रोल वे, कितने पानी को, कितनी छोटी टाइड्स की बदौलत डैम से जब पानी बाहर निकलेगा। अब इन्हीं डैम्स के आगे आपने क्या रख दिया, टर्बाइंस। तो ये पानी जो डैम से पानी निकलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बदौलत ये पानी पड़ता है टरबाइन पर। टरबाइन के बारे में आप जानते हैं ब्लेड्स हैं, तो जैसे पानी उन ब्लेड्स पर पड़ता है तो टरबाइन के ब्लेड्स घूमते हैं जिससे मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती हैं। फर्दर इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो बेटा ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट एनर्जी फ्रॉम टाइड्स हमारी टेक्स्ट बुक में जो था उसे मैंने रीडिंग किया, आपको ट्रांसलेट इनटू उर्दू में भी। तो समरी की जानिब आते हैं दोबारा। टाइड्स, सबसे पहले टाइड्स के बारे में बताया कि टाइड्स क्या है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। चांद की ग्रेविटेशनल पुल की बदौलत समंदर में पैदा होने वाली बड़ी लहरों को हम टाइड्स कहेंगे। सी लेवल के अंदर राइज एंड फॉल, लगातार पीरियोडिक अप एंड डाउन बड़ी लहरें जो समंदर के अंदर पैदा हो रही हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। फिर कॉन्सेप्ट के अंदर आपने याद रखना है कि एक दिन में 2 मरतबा चांद ज़मीन के गिर्द घूमते हुए इतना करीब, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकत इतनी ज़्यादा कि वो समंदर में मौजूद पानी को अपनी जानिब ऊपर उठाती है जिससे समंदर में पैदा होती हैं बड़ी टाइड्स, लहरें। फिर अब हम इन टाइड्स को कंट्रोल करें,
किसी डैम के अंदर पानी को स्टोर कर दें, फिर फर्दर हम टनल के ज़रिए, लो टाइड्स के ज़रिए, कंट्रोल्ड वे के ज़रिए हम पानी को डैम से बाहर लेकर आएँ, ये पानी जाकर गिरे, किस पर गिरे? जी जनाब, किस पर बोलो ना, किस पर गिरे? टरबाइन के ब्लेड्स पर, जिसे टरबाइन घूमे, मैकेनिकल एनर्जी पैदा, जिसे फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने का एक यूजुअल वे तरीका तो ये था एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, पहली नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। जी बेटा दोबारा बुक पर आएँ, टेक्स्ट बुक पर नंबर 2 है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। एक शॉर्ट रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ इन तमाम एनर्जीज़ का, तो आप बुक में ज़रा नज़र डालेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला शॉर्ट आंसर जिस पर अब हमने बात करना है, एनर्जी फ्रॉम वेव्स। जी बेटा पहला सेंटेंस है जी, द टाइडल मूवमेंट एंड विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ ओशन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स। जी इस सेंटेंस पर गौर करें तो पहला वर्ड है टाइडल मूवमेंट। टाइडल मूवमेंट यानी जो आपकी टाइड्स हैं उनकी नकलो हरकत, उनकी मूवमेंट, उनकी मोशन, यानी ये जो टाइड्स हैं एंड विंड्स और हवाएं, यानी समंदर में पैदा होने वाली जो टाइड्स और साथ में विंड्स हवाएं, ब्लोइंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ ओशन, समंदर की सतह पर मौजूद, प्रोड्यूस पैदा करती हैं स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स, ताकतवर किस्म की वेव्स, पानी की वेव्स। यानी एक टाइडल मूवमेंट यानी जो समंदर में पैदा हो रही हैं टाइड्स, उनकी मूवमेंट, मोशन, हरकत, और साथ में विंड्स जो हवाएं, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें, मिलाएं, इनके मिलने पर समंदर की सतह पर स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स पैदा होती हैं। और बाकी तरीका वही है, इन्हीं वेव्स की बदौलत आप पैदा करें, इनसे आप हासिल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, एनर्जी। यहाँ इसी पैराग्राफ में एक और वर्ड मेंशन है जिस पर हमने फोकस करना है, साल्टर डक। ये अलग से शॉर्ट आंसर भी पूछा जा सकता है। साल्टर डक ये कोई बतख का नाम नहीं है। साल्टर डक क्या है? जी प्रोफेसर साइंटिस्ट, जी प्रोफेसर साल्टर डक। जी टेक्स्ट बुक पर आएंगे जनाब। एक डिवाइस जिसे इन्वेंट किया प्रोफेसर साल्टर ने और अपने ही नाम से इंट्रोड्यूस किया, साल्टर डक। मेंशन है जनाब साल्टर डक, इसके 2 पार्ट, एक डक फ्लोट और एक बैलेंस फ्लोट। आप एनर्जी को पैदा करना चाहते हैं वेव्स से, वेव्स की बदौलत, वेव्स को इस्तेमाल करते हुए आप ऑब्टेन करना चाहते हैं अगर एनर्जी, तो इसके लिए प्रोफेसर साल्टर ने एक डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, मशीन, आला बनाया जिसका नाम है साल्टर डक। तो इस साल्टर डक से आप एनर्जी पैदा कर सकते हैं जनाब। इसके कितने पार्ट मैंने मेंशन कर रहा हूँ, कितने हैं जनाब? 2, एक डक फ्लोट और एक बैलेंस फ्लोट। तो टेक्स्ट बुक पर दोबारा वापस आते हैं जी। बैलेंस फ्लोट और डक फ्लोट 2 पार्ट्स हैं। द वेव एनर्जी, आखिरी 3 लाइनें, पेज नंबर 92, आखिरी 3 लाइनों पर तवज्जो। द वेव एनर्जी मेक्स, ये वेव एनर्जी कैसे पैदा हुई? डक फ्लोट मूव रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट, यानी ये इस डिवाइस आले की ये जो 2 पार्ट है, जब इनके दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी, उस रिलेटिव मोशन की बदौलत आप एनर्जी पैदा कर सकते हो, वेव्स एनर्जी। द रिलेटिव मोशन ऑफ डक फ्लोट इज़ देन यूज टू रन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। फर्दर इसी रिलेटिव मोशन, डक फ्लोट की रिलेटिव मोशन की बदौलत आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को चला सकते हैं, आप बिजली पैदा कर सकते हैं। तरीक़ाकार वही आपको मैंने बताया कि जब ये स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स जब पड़ती हैं किसी टरबाइन पर, टरबाइन जब ये स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स टरबाइन पर पड़ती हैं, टरबाइन के ब्लेड से टकराती हैं, टरबाइन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है। ये मैकेनिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्ट की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका एनर्जी फ्रॉम वेव्स। इसी एनर्जी फ्रॉम वेव्स के अंदर आपने सुना, समझा किसके बारे में? साल्टर डक के बारे में। जी बेटा इसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में।
और वो है सोलर एनर्जी। आपने पहले सुना कैसे आप एनर्जी ऑब्टेन हासिल कर सकते हैं, प्रोड्यूस पैदा कर सकते हैं टाइड से। फिर आपने एनर्जी को प्रोड्यूस किया, सीखा वेव्स की बदौलत। साथ में आपने साल्टर डक की कहानी भी सुनी। और अब हमारा नेक्स्ट अगला टास्क पेज नंबर 93 पर आप तमाम होंगे। आप तमाम पेज 93 बुक का ओपन करें। सोलर एनर्जी। बेटा सोलर एनर्जी एक्सप्लेन करने से पहले, बुक्स में रीडिंग करने से पहले मैं आपको इसमें नंबर 1 वजाहत करूंगा सोलर कांस्टेंट क्या है, नंबर 2 सोलर सेल क्या है, और नंबर 3 यूजेस ऑफ सोलर सेल। यानी अकॉर्डिंग टू बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर सामने रखें तो इन 3 बातों को आप तमाम ने तवज्जो से, एहतियात से सुनना है। नंबर 1 सोलर कांस्टेंट, नंबर 2 सोलर एनर्जी, सोलर सेल और इसके फर्दर यूजेस। तो सबसे पहले हम आते हैं सोलर कांस्टेंट क्या है। सोलर कांस्टेंट ये हमारी टेक्स्ट बुक में कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, जस्ट एक वैल्यू है। तो आप बेटा ये बोर्ड पर मैंने लिखी है सोलर कांस्टेंट। आप इस सोलर कांस्टेंट को अपनी टेक्स्ट बुक पर लिख भी लेंगे ताकि फ़र्दर आपके पास इंफॉर्मेशंस में इजाफा हो। सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट जी बेटा लिखा है मैंने अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, और साथ मेंशन है कि एनर्जी भी कौन सी, सनलाइट। क्योंकि एनर्जी की तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन सोलर कांस्टेंट के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कौन सी है, सनलाइट। अमाउंट ऑफ एनर्जी सनलाइट रेडिएटेड, रेडिएटेड फ्रॉम सन falling incident normally on a unit area of the surface of earth per unit time called solar constant। तो अगर आप इस डेफिनेशन पर गौर करें, इसे आप बुक पर साइड पर ज़रूर लिखें। अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मिकदार, और एनर्जी भी मैंने यहाँ मेंशन की कौन सी, सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी, सनलाइट जो रेडिएट हो फ्रॉम द सन, यानी सन से जो लाइट की एनर्जी रेडिएट हो रही है, फॉलिंग इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मली अमूदन पड़े, कहाँ पड़े जी, ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। सन से लाइट अर्थ पर आए, नॉर्मली आए यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, सो दैट कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है। सन डेली, रोज़ाना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सन से एनर्जी अर्थ तक आ रही है। तो सोलर कांस्टेंट के लिए कुछ शराइत हैं कि ये जो सनलाइट है, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सन रेडिएट करे नॉर्मली, पहली शर्त नॉर्मली, यानी सन से लाइट जो अर्थ पर आए नॉर्मली अमूदन आए ऑन अ यूनिट एरिया, एक ख़ास यूनिट एरिया के अंदर, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के अंदर, सो दैट कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। टेक्स्ट बुक के मुताबिक वैल्यू याद रखें बेटा, सोलर कांस्टेंट की फोकस करें 1.4 किलो वाट पर स्क्वायर मीटर या फिर 400 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इस सोलर कांस्टेंट को आपने डेफिनेशन को सुना। अब दोबारा टेक्स्ट बुक पर आएँ, 1 बाय 1 पहला सेंटेंस, पहला फिक्रा। द अर्थ रिसीव्स huge amount of energy directly from the sun each day। टेक्स्ट बुक का पहला फिक्रा जो मैंने रीडिंग किया, अर्थ रिसीव ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज़मीन क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, ले रही है, हासिल कर रही है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली सन से रोज़ाना। सोलर एनर्जी एट नॉर्मल इंसिडेंट्स आउटसाइड द अर्थ, यहाँ अंडरलाइन कर लें आउटसाइड, आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहले ब्लॉक कर दें वैल्यू बुक में मेंशन कितनी, 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, विच इज़ रेफर्ड एज अ लाइन नंबर 4 पर सोलर कांस्टेंट। यहाँ जो पॉइंट आपने समझना है, इस पॉइंट को, इस फिक्रे को क्लियर करना है आपने, वो ये है, कहते हैं सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी नॉर्मल इंसिडेंट्स, आम हालात में, आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी अगर मैं इसको यूँ वजाहत कर दूँ, ये समझ लें जी, ये आपको समझाने के लिए समझे, ये है सन,
और ये हो गई आपके पास अर्थ, और दरमियान में रास्ते में ये हो गया आपके पास एटमॉस्फेयर। समझाने के लिए, यानी सन से अर्थ तक डेली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है और इन दोनों के दरमियान मीडियम कौन सा है? एटमॉस्फेयर। तो यहाँ जो वैल्यू हम यहाँ मेंशन करते हैं, ये जो वैल्यू आपके सामने है 1.4, तो बुक के मुताबिक कहते हैं जी आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, यानी इस एटमॉस्फेयर से पहले, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करने से पहले, इस एटमॉस्फेयर से पहले, यहाँ पर एटमॉस्फेयर को क्रॉस करने से पहले यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। यानी एटमॉस्फेयर को क्रॉस करने से पहले इसकी वैल्यू कितनी है? 1.4, और इसी को रेफर किया जाता है एज अ सोलर कांस्टेंट। एटमॉस्फेयर को भी क्रॉस नहीं किया। फिर आगे लिखता है, बुक में नज़र डालें, व्हाइल पासिंग थ्रू एटमॉस्फेयर, जब यही सोलर एनर्जी इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर दें, ये एटमॉस्फेयर क्या है? ओजोन लेयर है, गैसेस हैं, गैसेस का मजमूआ जो भी है जी, इस एटमॉस्फेयर को जब ये सोलर एनर्जी क्रॉस कर दे, पास गुजर जाए, द टोटल एनर्जी, अंडरलाइन रिड्यूस का वर्ड, रिड्यूस। अब सोलर एनर्जी, ये जो सोलर कांस्टेंट है वैल्यू 1.4, इसमें क्या आएगी? रिड्यूस, कमी आएगी। कितनी जनाब? रिड्यूस, कमी आएगी। आगे अंडरलाइन करें, कुछ फैक्टर बयान करता है। ये जो सोलर एनर्जी में कमी आई, उसके पीछे बिहाइंड द सीन फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है रिफ्लेक्शन, दूसरा फैक्टर अंडरलाइन स्कैटरिंग, तीसरा फैक्टर अंडरलाइन एब्जॉर्प्शन। 3 फैक्टर हमारी बुक में मेंशन है। जब सोलर एनर्जी इस एटमॉस्फेयर को, ये सोलर एनर्जी सन से एनर्जी चलती हुई आ रही है, रास्ते में एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर से पहले वैल्यू 1.4 थी। जब लाइट इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है तो सोलर एनर्जी में कमी आती है। कमी आने की वजह फैक्टर बताए बुक ने, आपने अंडरलाइन किए। पहला फैक्टर है रिफ्लेक्शन, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। स्कैटरिंग, अपने पाथ रास्ते से हट गई। एब्जॉर्प्शन, कुछ लाइट एब्जॉर्ब, जज़ब हो गई जी। किसने किया? नंबर 1 डस्ट पार्टिकल, नंबर 2 वाटर वेपर्स, एंड नंबर 3 गैसेस। कि ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में क्या है? गैसेस हैं, इसमें वाटर वेपर्स हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल हैं। इनकी बदौलत लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ स्कैटर्ड हो गया, कुछ एब्जॉर्ब्ड हो गया। यहाँ इसको क्रॉस करने के बाद, जब इसको क्रॉस कर लेंगे तो फिर बाकी, पहले एनर्जी कितनी थी? सोलर एनर्जी, सोलर कांस्टेंट 1.4। अब कुछ हिस्सा रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद जो बाकी सोलर एनर्जी, सोलर कांस्टेंट कम होकर बाकी कितनी रह गई? 1.0 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर जी। तो एनर्जी रिड्यूस, कम हो गई। इसीलिए बुक ने, आप देखें, जब तक एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं किया था, एटमॉस्फेयर से पहले कितनी थी? 1.4। जब एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ तक जब सोलर एनर्जी पहुंची तो वैल्यू कितनी बाकी? 1.0 जी। तो टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करें, ऑन अ क्लियर डे एट नून, क्लियर डे एट नून, दिन, दोपहर के वक्त, इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ, जो सोलर एनर्जी अर्थ तक पहुंची, अंडरलाइन करें वैल्यू बेटा 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट अर्थ तक पहुंची वो है 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। तो पहले, सबसे पहले आपको वजाहत किया सोलर कांस्टेंट के बारे में, सोलर एनर्जी में, कि सन से अर्थ तक डेली लाइट आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है। उस लाइट की सोलर एनर्जी कितनी है? 1.4 है। एटमॉस्फेयर से गुजरने से पहले 1.4, एटमॉस्फेयर के गुजरने के बाद 1.0। तो ये एनर्जी में कमी आई। वजह आपको बताई, वजह क्या थी? कि एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ स्कैटर्ड हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई। तो ये सोलर कांस्टेंट। अगली लाइन में, दिस एनर्जी कैन बी यूज डायरेक्टली टू हीट वाटर विद द हेल्प ऑफ
अंडरलाइन कर लें, लार्ज सोलर रिफ्लेक्टर एंड थर्मल एब्जॉर्बर। टेक्स्ट बुक में 2 नाम मेंशन है जनाब। कहता है इसी सोलर एनर्जी को आप डायरेक्टली इस्तेमाल करते हुए हीट वाटर पानी गर्म करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? नंबर 1 पहला नाम लार्ज सोलर रिफ्लेक्टर, नंबर 2 थर्मल एब्जॉर्बर। ये 2 डिवाइसेस इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट सोलर एनर्जीज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं हीट वाटर में। इसी तरह आप इसी सोलर एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। उसके लिए फर्दर हम आगे सोलर सेल की डिटेल बताते हैं। कहते जी आखिरी 2 लाइनों पर आए, कोल्ड वाटर पासिस ओवर द सरफेस एंड इज हीटेड अप टू 70 डिग्री। ठंडा पानी जो सरफेस पर मौजूद था, आप सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके उसे आप हीट अप कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। कितना जनाब? अप टू हद लिमिट 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मच हायर टेम्परेचर, अगली लाइन पर आए, अगले पैराग्राफ में मच हायर टेम्परेचर। अगर आप और ज़्यादा टेम्परेचर को अचीव करना चाहते हैं सोलर रेडिएशन से स्मॉल सरफेस एरिया पर, तो आप इस्तेमाल करें ह्यूज मिरर, रिफ्लेक्टर मिरर या लेंसेज। इस तरह आप स्टीम और ज़्यादा टेम्परेचर को, दोबारा सुन लें, और ज़्यादा टेम्परेचर को आप कैन बी अचीव्ड, हासिल कर सकते हैं इन्हीं सोलर रेडिएशन से। और ये सोलर रेडिएशन एक छोटे से स्मॉल एरिया पर आपने गिरानी है, किसकी बदौलत? बड़े बड़े ह्यूज मिरर लेंसेज की बदौलत। और इस तरह इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वाटर पानी बॉयल होगा, स्टीम भाप बनेगी। उस स्टीम से फर्दर आगे आप क्या करेंगे? स्टीम से टरबाइन को घुमाएंगे, टरबाइन चलेगा, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली पैदा करने का एक तरीका ये भी है। फिर आगे अगले पैराग्राफ पर आएंगे तो एक और मेथड है जनाब, जिसमें आप अब जिक्र करेंगे हम किसके बारे में? नेक्स्ट अगले पैराग्राफ में अब हमारी डिस्कशन है सोलर सेल। जी बेटा यहाँ तवज्जो करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सोलर सेल की, कि सोलर सेल क्या है। सोलर सेल के बारे में लिखता है कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कॉल्ड सोलर सेल, या इसका दूसरा नाम है फोटोवोल्टेक सेल। दोबारा अल्फाज पर गौर करें। सोलर सेल की स्टेटमेंट, सोलर सेल क्या है? सोलर सेल एक डिवाइस आला है, एक डिवाइस है। आप सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में फर्दर आप सीख पाएंगे, मज़ीद डिटेल के साथ सुनेंगे सोलर सेल के बारे में। फ़िलहाल शॉर्ट रिव्यू कि सोलर सेल क्या है? एक डिवाइस आला है। कैसा आला है? जो कन्वर्ट करे, क्या कन्वर्ट करे? सनलाइट को कन्वर्ट करे किस में? इलेक्ट्रिसिटी में। एक ऐसा आला डिवाइस जो क्या करें? सनलाइट को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू द यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस्तेमाल करते हुए आपने सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करना है, तो ये एक और तरीका, इसको अब नाम देंगे सोलर सेल, या दूसरा नाम है फोटोवोल्टेक सेल। मज़ीद आगे इसके यूजेस पर हम बात करेंगे। टेक्स्ट बुक पर आएँ, पेज 93, तीसरा पैराग्राफ। जी बेटा, तो बुक में आसान अल्फाज में स्टेटमेंट है, एक ऐसा मेथड जिसमें आप क्या करें? कन्वर्ट करें सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू द यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कॉल्ड सोलर सेल। इसे सोलर सेल कहेंगे या फोटोवोल्टेक सेल कहेंगे। सोलर सेल आर थिन वेफर मेड फ्रॉम द सिलिकॉन। एक और की पॉइंट अंडरलाइन कि ये जो सोलर सेल हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, ये किसके बने हैं? सिलिकॉन के। अंडरलाइन करें, इलेक्ट्रॉन इन द सिलिकॉन गेव एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू क्रिएट वोल्टेज। सिलिकॉन में मौजूद इलेक्ट्रॉन सनलाइट से एनर्जी हासिल करेगा और पैदा करेगा वोल्टेज। लेकिन यहाँ ये भी याद रखें, एक सिंगल वोल्टेज सेल जो वोल्टेज पैदा करेगा बेटा, वेरी लो वोल्टेज, वेरी लो। सिलिकॉन के लिए है तो 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, वेरी लो वोल्टेज। इन ऑर्डर टू गेट सफिशेंट हाई वोल्टेज फॉर प्रैक्टिकल यूज़, अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा वोल्टेज पैदा हो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड, बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दें सीरीज़ में,
टू फॉर्म, अंडरलाइन कर लें वर्ड, इस वर्ड को कहते हैं सोलर सेल पैनल। यानी अगर हम क्या करें, एक छोटे से रीजन में हम क्या करें, सीरीज़ के अंदर बहुत सारे सोलर सेल्स को, सीरीज़ के अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल को एक साथ एक जगह कनेक्ट कर दें तो ये बन जाएगा सोलर पैनल। अगले पैराग्राफ में कहते हैं फॉर क्लाउडी डेज और नाइट्स, रात के वक्त या जब बादल छा जाएं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड द सनलाइट इन, अंडरलाइन करें, निकल कैडमियम बैटरीज। जी, सोलर पैनल रात के वक्त या फिर जब बादल छा जाएं तो फिर यही सोलर एनर्जी इसको स्टोर करेगा। कौन स्टोर करेगा? निकल कैडमियम बैटरीज। ये बैटरीज फर्दर इनका यूज़ आपको बताया आखिरी लास्ट पैराग्राफ में। सोलर सेल के यूजेस हैं, यूजेस सोलर सेल के यूजेस क्या हैं? वेदर ऑब्जर्वेशन सेंटर, ये जो आज मौसमों का हाल आपको पता चल रहा है, आप घर बैठे आज वक्त से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आगे अप्रॉक्सीमेटली या इंशाल्लाह आगे ये वेदर ऑब्जर्वेशन कि कब मौसम का क्या हाल, बारिश, सर्दी, गर्मी, बारिश जो भी है, वेदर ऑब्जर्वेशन सेंटर, नेविगेशन सिस्टम, नंबर 3 व्रिस्ट वॉचेस, नंबर 4 कैलकुलेटर एंड वगैरह वगैरह इटीज। ये सारे यूजेस हैं सोलर सेल के हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो डेली लाइफ में हमने सोलर सेल उसके बाद जी सोलर सेल के यूजेस आप तमाम ने सुने। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।